मुलाकात प्रोग्राम लेकर मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी। एक शेर है, पहुंचना है गुलिस्तान तक तो कांटों पे कदम रखो, पहुंचना है गुलिस्तान तक तो कांटों पे कदम रखो, मसरत की चमक आंखों में बेआंसू नहीं आती। ये शेर इसलिए कहा गया है कि अगर आपको मंजिल हासिल करनी है तो आपको खारदार और मुश्किल रास्तों से गुजर कर ही मंजिल तक पहुंचना है। जितने शोबे हैं जिंदगी में, उसमें आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने शोबे में एक नाम कमाया होता है। आज एक दोस्त से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। ये दोस्त गैर नहीं है बल्कि हमारे अपने हैं, आपके मेजबान हैं। आज अपने स्टूडियो से नहीं, हमारे स्टूडियो से आपके साथ मुखातिब होंगे। मेरी मुराद मारूफ सीनियर अनाउंसर मुंबई अशोक सोनावानी से है। अशोक जी, वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मेरा तारुफ इस तरह से शायराना ढंग से किया कि मुझे भी बड़ा अच्छा लगा ये, और मैं सभी को आदाब बजा लाता हूं सबके लिए। और अच्छा लग रहा है यहाँ कश्मीर में, और मैं हूं आपके स्टूडियो में आपके साथ। मुंबई के स्टूडियो से निकल के कश्मीर के स्टूडियो में कैसा फील कर रहे हैं? मुझे तो यूं लग रहा है कि एक नंबर के स्टूडियो से निकल के दूसरे नंबर के स्टूडियो में मैं पहुंच गया हूं। हालांकि हमारा ये नंबर 1 ही स्टूडियो है। जी, तो यहाँ कोई खास फर्क मुझे नजर नहीं आ रहा है, न महसूस हो रहा है, क्योंकि वही खुशबू है। फैमिली वही है। हाँ, फैमिली वही है, फैमिली एक ही है। जी बिल्कुल। क्योंकि हर एक की जिंदगी की कहानी अलग होती है। अशोक जी कहाँ से हैं मुंबई में? पहले अपने श्रोताओं को वो बता दीजिए। मैं बोरीवली मुंबई से हूँ, और इत्तेफाक ये है कि मेरा विविध भारती का स्टूडियो भी वही है। जी। एक जमाना हुआ करता था कि जब मैं चर्चगेट मुंबई में हुआ करता था, वो वहां से 1 घंटे के फासले पे है, और मेरी रिहाइश बोरीवली मुंबई में नेशनल पार्क के अंदर थी। वहां से मुझे 1 घंटे बाद चर्चगेट पहुंचना होता था। जी। लेकिन कुछ इस तरह के हालात बने कि मैं बोरीवली आ गया, चूंकि विविध भारती बोरीवली आ गया, तो मेरा फासला तो हो गया कम। लेकिन आजकल मैं आधे घंटे के फासले पे रहता हूँ। एक जगह है जी। बसई जिसका नाम है, उसी के पड़ोस में एक शहर है नाला सोपारा। अच्छा। तो उस तरह से मैं नाला सोपारवी भी कहलवा सकता हूँ आपसे। तो नाला सोपारवी जी। चलिए हम अशोक जी ही कहेंगे जी। तो अशोक जी, बचपन से शौक था कि मैं ब्रॉडकास्टिंग में जाऊं? आपने दिल के तार छेड़ दिए। ऐसा है कि मैं शुरू से ही, हो सकता है कि वो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में, तो शुरू से मुझे रेडियो से बहुत लगाव रहा। और ये भी है कि उस दौर में रेडियो ही छाया हुआ था। बिल्कुल। चाहे वो विविध भारती हो या आकाशवाणी के कई चैनल्स हैं, वही छाए हुए थे। तब तो टीवी था ही नहीं, और जो कुछ था वो कुछ ही शहरों तक महदूद था। और रेडियो का जादू हर एक पे छाया होता था। कई ऐसे अनाउंसर हैं जो हमारे बड़े नियर एंड डियर हुआ करते थे, जिनको हम फॉलो करते थे, उनकी नकल किया करते थे। और कौन है उनमें? उनमें तो अमीन सायानी साहब पहला नाम उनका आता है। हालांकि वो माना जाता है कि वो रेडियो से हैं, रेडियो विविध भारती से, वैसा नहीं है। वो अपना एक यूनिट चलाते थे, और उनके जो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हुआ करते थे, बिल्कुल सही, वो हमारे यहाँ से नश्र होते थे। तो लोगों में एक वो है कि भाई ये भी रेडियो से है। दरअसल वो रेडियो से नहीं थे, पर उनका जादू लोगों पे जबरदस्त छाया हुआ था। बिल्कुल सही बात। और इसलिए उनके जो बोलने का अंदाज है, उनकी जो और भाई अब आप सुने। अच्छा, वो स्टाइल आपने कॉपी नहीं किया? नहीं, मैंने ये स्टाइल कॉपी जरूर किया उस दौर में जब मैं पढ़ रहा था। जी। तो हम करते थे ये कि जैसे वो दौर सुनील गावस्कर का था, जैसे सचिन तेंदुलकर का एक दौर है, इसी तरह से गावस्कर का दौर था। तो हम कॉपी करते थे उनको कि फर्ज कीजिए कि अमीन भाई कमेंट्री कर रहे हैं, कैसे बोलेंगे? तो गावस्कर आए हैं, उन्होंने लिया है गार्ड, अब वो खेलेंगे। बहन और भाइयों, तमाम लोग मौजूद हैं स्टेडियम में, और गावस्कर ने ये लिया स्टैंड। तो इस तरह का ये पहले हुआ करता था, शौक था। तो उसके बाद कोई और जिनको आप देख के कहते थे कि हाँ मैं भी इसकी जगह पे पहुंचूं? एक इंग्लिश अनाउंसर थे, अनंत सेटलवार्ड, वो कमेंट्री भी किया करते थे। वो मेरे आदर्श रहे, आइडियल रहे। मैं उनको फॉलो करता था, जिस तरह से वो बोलते थे। इसके अलावा हसन रिजवी साहब थे, वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते थे। उनके कुछ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम आया करते थे। रेडियो के लिए वो फिल्मों की कुछ इस तरह के प्रोग्राम होते थे, जैसी नई फिल्म रिलीज होने से पहले उसकी ये होती एडवर्टाइज करने के लिए
एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम आया करता था, तो हसन रिजवी साहब के तमाम मुझे याद हैं, खुदामीद साहब, और जिनको हम बड़े ब्रिज कहते हैं, ब्रिजभूषण, बिल्कुल। हाँ, वो भी मेरे बड़े आइडियल रहे। उनकी आवाज में जबरदस्त एक सूज था। बिल्कुल सही। तो वो उन्हें भी मैं बहुत फॉलो करता था। उनका तलफ्फुज जिस तरह से होता था, क्योंकि हमारा तो आप तो जानते ही हैं कि तलफ्फुज पे बेस होता है, बहुत जोर देते हैं। इसके अलावा चिश्ती मुजाहिद साहब थे, जो पाकिस्तान के कमेंटेटर हुआ करते थे। तो वो उनकी कमेंट्री मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उनका ये कहना कि और जहर अब्बास की बैट से निकला ये कतई चौका और बड़ा ही जारहाना शॉट इन्होंने लगाया। तो ये उस दौर का ये बड़ा खूबसूरत अंदाज हुआ करता था। तो चिश्ती मुजाहिद साहब भी मेरे एक आइडल रहे। अब दौर मैं तो 40 साल पहले वाला आपको बता रहा हूँ, अब बखुदा हूँ तो उनके लिए दुआएं। सही। और फिर बाज़ाबी तक कब आए आप रेडियो में? मैं 1988 के आसपास रेडियो में आया, ज्वाइन किया। हाँ, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपका हौसला हो तो आपको मंजिल मिल जाती है। दरअसल मैं कुछ और करना चाह रहा था इसी से मुतालिक कि मैं जैसे फिल्म बनाना चाहता था। अच्छा जी। और भी कुछ काम मैंने जैसे किए, फिल्म सीरियल्स के लिए मैंने बतौर असिस्टेंट के रूप में भी काम किया। ये उससे पहले? जी, रेडियो में आने से पहले। जी। लेकिन हालात कुछ इस तरह से बनते गए कि उन दिनों थोड़ा सा मुफलिसी का दौर कह लीजिए उसको, वो था। और ऐसे में मैंने एक जॉब का ये ऑफर आया था। जी। तो मैंने उसको अपना लिया। मैंने सोचा कि फिल्म बाद में बनाएंगे, चलो पहले अनाउंसर तो हो जाते हैं। हाँ, पहले ब्रेड एंड का वो कर लें, ब्रेड एंड बटर का, बाद में देखा जाएगा। पर रास्ता कुछ इस तरह से गुजरता गया और मैं यही कायम होता गया। और वो सारी बातें वो हालांकि अभी भी वो है, तमन्ना है कि वो करेंगे इंशाल्लाह। वो अगर हो जाए तो बहुत अच्छी। और समझिए एक रुचि होती है किसी खास फील्ड में। जी। कोई बंदा होता है जो स्पोर्ट्स के साथ शौक रखता है, जी। कोई फिल्मों में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रखता है। उस टाइप के प्रोग्राम आपने कभी पसंद किए कि मैं स्पोर्ट्स के ही प्रोग्राम करूं या फिल्म के ही प्रोग्राम करूं या लिटरेरी प्रोग्राम्स करूं? ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, पर ये ऊपर वाले की मेहर है, ऊपर वाले की देन है कि मैं ये जितनी भी बातें आपने कही, जितने भी ये शोबे हैं, जैसे स्पोर्ट्स का शोबा है, लिटरेरी शोबा है, तो मुझे जो पसंद था वो हर फील्ड पसंद था। मैंने क्रिकेट भी बहुत अच्छे से खेली हुई है, बल्कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक मैंने खेला हुआ है। तो क्रिकेट के प्रति लगाव था। उसके पहले हॉकी के लिए भी मेरी बड़ी दिलचस्पी रही है। इसके अलावा फिल्मों से तो मैं मुताल्लिक था ही, क्योंकि उसमें कुछ करना था मुझे। तो लेकिन एक और बात यहाँ पे आपसे पूछूंगा, ये हर एक ब्रॉडकास्टर के एक दौर में आती है। पहले एक पैशन, ज़ील होता है कि मैं माइक्रोफोन पे कब पहुंचूं। उसके बाद जब वो पहुंचता है अपने सारे तीर खाली कर देता है, जितनी इन्फॉर्मेशन उन्हें कलेक्ट की होती है, जितने उर्दू के शेर वगैरह वो सब। उसके बाद एक फेज ऐसा भी आता है जब आप कोई रिकॉर्डेड प्रोग्राम करते हैं, फिर घर जाकर सुनते हैं। जी। पहला सवाल कि क्या फील हुआ पहला प्रोग्राम जब सुना? दूसरा, जब पब्लिक में एक इमेज बना अशोक सोनावानी, यार देखो वो हैं, उनके साथ बात करेंगे, उस वक्त क्या फीलिंग हुई? आपने तो वाकई ये बहुत ही अहम सवाल पूछे, क्योंकि हर एक के साथ ये बात जुड़ी होती है कि अब तक तो हमने खुद को नहीं सुना होता है ना? हाँ। और मजा तो ये था कि हमारे यहाँ रेडियो था नहीं, और जो था वो बहुत पुराना, जो चलता नहीं था। अच्छा। तो पहले मैं अंग्रेजी में कविताएं लिखता था। अच्छा। तो मेरी वो पोएट्रीज शाया हुआ करती थी, नश्र हुआ करती बल्कि। तो मैं दूसरों के घरों में जाके उनको सुन लिया करता था। क्या बात है। तो पहली पहल जब मैंने अपनी उस पोएट्री को सुना तो मुझे तो पहले थोड़ा सा यकीन नहीं हुआ कि ये मेरी आवाज है। अच्छा। हाँ, ये थोड़ा सा ये हुआ। बाद में जैसे जैसे आगे प्रोग्राम बढ़ता गया तब यकीन हुआ कि हाँ। और एक और बात होती है ना, जब हम अपना प्रोग्राम सुनते हैं तो हम अच्छे से मार्क करते हैं कि यहाँ पर ये करना चाहिए था, ये नहीं, जो मैंने किया वो नहीं करना था। एक सुधार आ जाता है। बिल्कुल ऐसा भी होता है। और मैं हमेशा इस बात का कायल रहा हूं कि जो स्पॉन्टेनियस होता है, जो एक बारगी हो जाता है, वो सही होता है। बिल्कुल। मैं कभी प्री लेसन नहीं कैद में नहीं रहे आप? नहीं, कभी नहीं रहा।
अगर मुझे कुछ कहना भी हुआ जी जी तो ऊपर वाले की मुझ पे मेहर रही, मेहरबानी रही, मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बर्जस्ता कहने की आदत है। मैं कह जाता हूँ, मैं उनकी शुक्रगुजारी करना नहीं भूलता। और ब्रॉडकास्टर्स में कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो माइलस्टोन्स होते हैं जी, फलां ने फलां प्रोग्राम किया, 4 साल 5 साल किया, इस प्रोग्राम ने एक फेम हासिल किया जी, लोगों में, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स का जिक्र करें आप। बिल्कुल। जैसे कि अभी जो चल रहा है एसएमएस के बहाने, वीबीएस के तराने, जी जी मुझे बताने में बड़ा फख्र महसूस होता है कि ये मेरा ही दिया हुआ नाम है। वाह वाह जब इसका एक वो हो रहा था कि एक प्रोग्राम हमें बनाना है जो एसएमएस पे बेस्ड होगा, तो 16-17 मेरे साथी थे, उसमें पेक्स थे और महेंद्र मोदी साहब उस वक्त सदारत कर रहे थे इसकी, और उन्होंने कहा कि हमें इस तरह का एक प्रोग्राम करना है रेडियो पे। सबने अपने अपने नाम सुझाए जी जी और मैं चुप रहता हूँ। दरअसल मैं थोड़ा सा कम बोलने वाला आदमी हूँ अनाउंसर होने के बावजूद। जी जी तो वो कहने लगे कि अशोक आप चुप क्यों हो, आप भी तो बताइए। और मैंने बस एक ही नाम सुझाया, एसएमएस के बहाने वीबीएस के तराने। वाह 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 और सभी ने तस्लीम कर लिया कि नहीं, यही नाम होगा, यही इसमें एक रिदम है, इसमें सारी वो बातें आ जाती हैं जो इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं। तो वो प्रोग्राम 2003 में शुरू हुआ, वो आज तक कायम है, रवां दवा है बिल्कुल और बहुत अच्छे से चल रहा है। मुझे इस बात का बड़ा फख्र है। बहुत अच्छी बात है। उससे एक पहचान भी बनती है ना? बिल्कुल, लोगों में एक मकाम पैदा होता है आपका। मैं आपको ये बताऊं, जैसे कि आप भी खुद अनाउंसर हैं और आप भी जानते होंगे इस बात को, दूर दराज के लोग इस बात के लिए मुझे जानते हैं, ये ऊपर वाले की देन है, मेहर है और मेहरबानी है कि अशोक एक ऐसा अनाउंसर जिसको ये एजाज हासिल है कि वो तमाम नाम पढ़ता है। जी जी बहुत सारे नाम पढ़ता है। जी 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 और मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि वो लोग जो अपना पैसा खर्च करते हैं, जो अपना समय खर्च करते हैं, तो उनके इस जज्बे को सलाम करना हमारा काम है। बहुत अच्छे, क्या बात है। ये तो हम देखिए लिसनर, आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं इसको अच्छे से समझता हूं कि जो लिसनर हमारा है, अगर उसने अपने एसएमएस में या अपने ईमेल में 5 नाम लिखे हैं, हम पांचों के पांचों नाम पढ़ते हैं। ये नहीं 2 नाम पढ़े फिर 3 नाम और कहीं से पढ़े, ऐसा नहीं है। तो उसे एक साफ इमेज आपका बनता है लोगों में, क्योंकि आजकल हम लिसनर को चीट नहीं कर सकते। सही बात है। और यहाँ पे अशोक जी, पहला जमाना जब आप आए उस वक्त टेप, स्पूल, डेक वगैरह का जमाना था। अब नई टेक्नोलॉजी है, हमारे सामने कंप्यूटर है, उस पे ईमेल है, उस पे एसएमएस है, आसानियां बहुत आई। जिस दौर में हमने शुरू किया उस दौर में मेहनत ज्यादा थी टेक्निकली, अब हम टेक्निकली साउंड हुए हैं। क्या ब्रॉडकास्टिंग ने भी तरक्की की? ब्रॉडकास्टिंग ने तरक्की की या नहीं, ये सवाल तो खैर अलग है, लेकिन हम लोगों को जो तकलीफें उस वक्त सहना पड़ी, जैसे कि 78 के रिकॉर्ड हुआ करते थे। कभी कभी अगर हाथ से अल्लाह न करे गिर जाता उसके टुकड़े हो जाते और उसका क्रेडिट हमको जाता कि कश्मीर की कली का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया। तो ये तो हम लोग ही जानते हैं जो करते थे। हालांकि लिसनर्स को इस बात का पता नहीं चलता है कि किन दुश्वारियों को आवाज कहाँ से आती है, कैसे आती है। बिल्कुल सही। उसमें एक फिर 45 एलपी हुआ करती थी, ईपी जिसको कहते थे। अमा वो जमाना था कि हमें तो गियर चलाने पड़ते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कि 78 का अगर रिकॉर्ड है तो गियर में डाल दो। बिल्कुल बिल्कुल, गियर डालना पड़ता था लिटरली। बिल्कुल। उसके बाद किसी ने बताया कि नहीं, अब नई टेक्नोलॉजी आई है, आप स्टॉप कीजिए और फिर चलाइए, इस तरह से। उसके बाद फिर एक टेक्नोलॉजी आई कि आपको जिस स्पीड का चलाना है, प्ले का बटन दोनों एक साथ दबाइए 2 उंगलियों के साथ, फिर वो चलेगा। और कुछ शरारती रिकॉर्ड इस तरह से भी होते थे कि जंप करते थे, तो हम कहते थे कि ये रिश्वतखोर है, रुपए का कॉइन निकाला उसके हेड पे रख देते। बिल्कुल सही। यही टेक्निक सेम मुझे लगता है कि आप हमारे स्टूडियो बिल्कुल सेम, हमने भी बिल्कुल ऐसे ही किया है। तो कुछ तमन्नाएं होती हैं जब इंसान ब्रॉडकास्टिंग में आता है कि काश मेरे स्टूडियो में फलां आदमी आता, मैं उसके साथ 2 मिनट बात करता लोगों के लिए। ऐसे ख्वाब हर एक ब्रॉडकास्टर बुनता है। क्या कोई ऐसी शख्सियत है जिसको देखने का या जिसका इंटरव्यू करने का आपको बहुत मन करता था, उसके बाद वो आपके स्टूडियो में आए? ये तो 50-50 का मामला है। मेरी जिंदगी में तो 2 शख्सियतें ऐसी हैं जिनको मैं इस तरह से, जो आपने सवाल किया है, देखना चाहता था, मिलना चाहता था, उनसे रेडियो पे बात करना चाहता था। वो थे मरहूम मोहम्मद रफी साहब और मरहूम नौशाद साहब। 50-50 मैंने इसलिए कहा क्योंकि नौशाद साहब से
मेरी मुलाकात हुई, मैंने कुछ बातें अपनी तरफ से कही, तो वो ख्वाब तो मेरा रहा। अच्छा। लेकिन रफी साहब तब तक कूच कर गए थे, अल्लाह को प्यारे हो गए थे। तो जहां तक नौशाद साहब की बात है, उनसे मैं मिला जरूर और मैंने उनको सदका किया, उनके चरणों पे अपना सर रख दिया कि मैंने कहा वो आदमी जिसका म्यूजिक सुनकर मैं बरगला गया, पागल हो गया, दीवाना हो गया, दीवानावार मैंने उनके गाने गाए, आज वो बहैसियत मेरे सामने है। तो मैंने उनके कदमों पे पेशानी रख दी और उनको बाकायदे सदका किया। उन्होंने मुझे उठा लिया और जैसे ही मैं उठ के वहां बैठा तो उन्होंने, वो बड़े लहरदार अंदाज में बोला करते थे, लखनऊ उर्दू हुआ करती थी। वो कहते थे कि अशोक साहब जहां आप बैठे हैं कभी रफी साहब बैठा करते थे, ये देखिए कैसा इत्तेफाक है, उनकी भी शख्सियत आप ही की तरह थी। तो मैं फिर एक बार बिल्कुल गदगद हो गया, मैंने फिर एक बार उनको मैं लिपट गया, मैंने कहा इतनी बड़ी शख्सियत के साथ अशोक मेरा मुकाबला न कीजिए। पूरे लिसनर्स को हम महसूस करते हैं, उनकी पसंद के गाने चलाते हैं, गजलें चलाते हैं। खुद जब हमें मौका मिलता है तो अशोक जी क्या पसंद करते हैं सुनना? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है ये। मैं दरअसल जो रीजनल म्यूजिक होता है, जैसे कश्मीरी भी होगा, लोक संगीत वो पसंद करता हूँ, या शास्त्रीय संगीत पसंद करता हूँ। जी, सेमी क्लासिकल मेरी पसंद की चीजें ये है। और यहाँ तक कि जैसे कि ख्याल गायकी है, जो कि बादबानी गायकी है, वो तानसेन साहब के जमाने में नहीं थी, तो वो भी मुझे पसंद है। और तानसेन के जमाने में जो गायकी थी वो भी मुझे पसंद है कि आप 1 घंटे 2 घंटे बैठ कर रियाज कर रहे हो, ताने हैं, पलटे हैं, मुर्कियां हैं, वो मुझे बहुत पसंद आती हैं। खास बात आपसे पूछूंगा, अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, वही अंदाज जो हम विविध भारती से या अपने ऑल इंडिया रेडियो के जितने स्टेशंस हैं, बोलने का साफ लैंग्वेज जो है, उर्दू हिंदी मिक्स, क्या इसमें आहिस्ता आहिस्ता अब फर्क आ रहा है? अब देखिए जितने वर्ड आपने उर्दू के यूज किए, आज का जो नया बंदा होगा उसको मेरे ख्याल में ये सारे वर्ड्स पता नहीं होंगे। आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, क्योंकि आज दौर थोड़ा सा बदल रहा है और एफएम चैनल्स की वजह से लोगों का ख्याल ये है कि वक्त के साथ हमें बदलना चाहिए। पर मेरा ये ख्याल है कि हम अपने पुराने दौर में ही रहें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी जो जुबान है उसमें एक मिठास है, बिल्कुल, और उसमें एक ठहराव है, वो दिल के गहराई तक पहुंच सकती है। ये जो जुबानें हैं, जो मतलब ये लोग उसमें वो कर देते हैं, ये जुबानें अपने आप को बयान नहीं कर पाती हैं उतना, ये बिल्कुल इस तरह से है। फिर भी ऑल इंडिया रेडियो ने अपने एफएम चैनल्स का मियार बेहतर रखा है, क्योंकि दूसरे जो एफएम हैं वहां के भाषा का जो स्तर है वो उतना ऊंचा नहीं है, उतना बुलंद नहीं है जितना कि हम लोगों ने रखा हुआ है। और एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपकी जिंदगी के बारे में। जी, एक ये कि हम ब्रॉडकास्टर्स बहुत सारा वक्त ब्रॉडकास्टिंग में देते हैं, क्या फैमिली का वक्त आप दे पाए बराबर? और दूसरा सवाल इसके साथ कनेक्टेड ये है कि अपनी फैमिली के बारे में भी थोड़ा बताइए। बिल्कुल ये तो होता ही है एक ब्रॉडकास्टर के लिए कि वो अपना पूरा जहन, अपनी पूरी ताकत अपने काम में लगाएं और जितना ज्यादा से ज्यादा समय वो दे सकें वो देना बहुत जरूरी होता है। कि वो कहते हैं ना कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। आपको अगर गहरे जाना है, फील्ड चाहे कोई भी हो, शोबा चाहे कोई भी हो, मेहनत करनी है, आपको मेहनत करनी है, तभी आप मंजिल मकसूद पा सकते हैं। शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके लिए आपको रियाज करना बहुत जरूरी है। जो रियाज करेगा वही राज करेगा, ये एक आम बात है। होता है ऐसा कि आपको आज शाम घर में पार्टी है लेकिन आप फंसे ऐसे कि रिलीवर नहीं आया, अब नहीं निकल पाए, ऐसा भी कोई वाकया हुआ होगा आपके साथ? बहुतों बार ऐसा गुजर चुका है और मैं ऊपर वाले का फिर एक बार शुक्रिया अदा करूं। मैं पार्टी को वो कर सकता हूं, पार्टी को भुला सकता हूं, लेकिन काम पहले। एक बात जरूर मेरे इसमें रही कि मैं चूंकि नेशनल पार्क के बड़े ही डीप फॉरेस्ट में रहता था, बड़ा गहरा घना जंगल था वो, शेरों और खूंखार जानवरों का जिसमें वो था बास था। तो वहां पे मैं ये सोचता था कि कोई बच्चा मेरा बीमार ना हो,
और वो ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं मैं आज भी कि ऐसा नहीं हुआ, और मैंने अपने काम में कभी वो नहीं बरती कि जिसकी वजह से मुझे कुछ वो झेलना पड़े। मैं हमेशा समय पे आज तक जाता रहा हूं। फॉल्ट भी हमसे होते हैं जी, कोई फॉल्ट एक हमारे साथ शेयर कीजिए। शुरू का दौर था और एक प्रोग्राम आया करता था, बड़ा ही मकबूल हुआ करता था वो प्रोग्राम, बेला के फूल, शायद आपके यहाँ भी नशर होता हो। तो उसमें हालांकि आजकल तो वो एक मतलब बड़ी बात नहीं मानी जाती है, लेकिन तलत साहब की एक गजल मैंने पेश की एक फिल्म की, और उसी फिल्म का तलत साहब का ही एक और गाना पेश कर दिया जी। तो डियो दौड़ता हुआ आया, बोले आपने एक फिल्म के 2 गाने बजा डाले, आप क्या करें, रिपोर्ट होगी। और मैं डर गया, मैंने कहा मैं तो तलत को पसंद करता था, मैंने बजा दिया। अब वो एक ही फिल्म का निकला गाना, ये मेरी गलती तो थी, तो ये मुझसे जरूर हुआ है। एक्टर किससे मुतासिर हैं आप? मैं तो बलराज साहनी साहब को बहुत पसंद करता था, और अब आप लोग थोड़ा सा वो करेंगे कि मैं केएल सहगल साहब का भी बड़ा ही जबरदस्त फैन रहा हूं। उनकी एक्टिंग मुझे उस दौर की भी, क्योंकि जब मैंने देवदास पहली बार देखी थी कुंदन लाल सहगल साहब की, तो मैं फूट फूट के रोया था कि जिस तरह से उन्होंने एक्ट किया था उस फिल्म में, तो जिस तरह से माना जाता है कि अदाकार आजम दिलीप कुमार साहब हैं, वो किसी नजर से, किसी एंगल से, किसी नुक्ता नजर से मुझे कम नहीं लगे, बल्कि ज्यादा ही लगे। उनके बोलने का जो स्टाइल है दिलीप साहब का, कौन कमबख्त कहता है कि मैं जीने के लिए हम पीते हैं, कौन कमबख्त कहता है कि हम जीने के लिए पीते हैं, हम तो पीते हैं कि सांस ले सकें। बहुत अच्छे। फैमिली के बारे में नहीं बताया आपने। जी, मेरी फैमिली में मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा नहुश राज जी, छोटी बेटी है वो अर्चिशमती है, दोनों ही पोस्ट ग्रेजुएट हैं दोनों ही। और मेरी मिसेज जो है, मेरी धर्मपत्नी, वो एक राज्य सरकार के दफ्तर में काम करती है। तो बच्चों को ब्रॉडकास्टिंग का शौक है क्या? छोटी जो बेटी है मेरी, वो भी बतौर अनाउंसर काम कर चुकी है। अच्छा। हाँ, वो यूजीसी के जो प्रोग्राम आते हैं, जी। हाँ, उसमें वो अपने कॉलेज के जमाने में उन्होंने काम किया हुआ है बतौर अनाउंसर। तो बाप के नक्श कदम पे उसने कदम जरूर बढ़ाए थे, हालांकि अब वो पीछे हो गई है, कुछ और उन्होंने करना चाहा है। मैं सोचता हूँ कि वो खुद मुख्तार हैं। हाँ, वो बच्चे जो चाहें वो कर सकते हैं। और फिर से आपके उस दौर की तरफ आते हैं जब आपने कहा स्ट्रगल का दौर था, आप चाहते थे कि आप किसी सीरियल में उस वक्त काम किया क्या? सीरियल में काम तो ऐसा नहीं किया, लेकिन सीरियल जो बन रहे थे उस दौर में, एक सीरियल बन रहा था मझधार जी, हाँ, उसके लिए मैंने बतौर असिस्टेंट के काम किया था। और नवीन कुमार डायरेक्टर थे, मैं उनका असिस्टेंट था। 5-6 असिस्टेंट्स में मेरा भी एक शुमार था, तो उसमें मैंने कुछ मुख्तसर सा काम किया हुआ था। अलावा इसके मैंने दूरदर्शन के लिए कुछ इंटरव्यूज किए हुए हैं उसी दौर में जब मैं स्ट्रगल कर रहा था। तो उस वक्त तो अपने आप को देखना कम, पैसों का ज्यादा ख्याल रहता था कि यहाँ से पैसा मिल जाए। फीस भी उतनी ज्यादा नहीं थी, फीस कम थी तब, 45 रुपए मिलते थे, बाद में 65 हो गए। रेडियो के लिए भी मैंने शुरू में इंग्लिश में था, बाद में सीबीएस में भी मैं आ गया, और मुझे ये एजाज हासिल है ऊपर वाले की मेहर से कि मैं अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, अच्छा, इन 3 भाषाओं में अपने यहाँ से अप्रूव्ड हूँ। चलिए, अच्छी बात। और इंशाल्लाह उर्दू में भी हो जाऊंगा, क्योंकि मैं अब लिखता भी हूँ और बोलता। आप जब लिखते हैं तो क्या उर्दू में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं? अभी मैंने उर्दू में लिखना शुरू किया, हालांकि बहुत पहले से सफर शुरू हुआ था। पर जैसा कि जानते हैं आप, एक जो उर्दू नहीं जानने वाले लोग हैं, उनको उर्दू जानना, बोलना और लिखना कितना मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है जी। और कौन सा प्रोग्राम इस वक्त आप कर रहे हैं? वो जो दिन में सारे प्रोग्राम आते हैं वो हमें करना पड़ते हैं, लाइव प्रोग्राम जैसे होते हैं। मेरा अपना एक प्रोग्राम जैसे कि भूले बिसरे गीत होता है सवेरे 7 बजे, वो बड़ा पॉपुलर है। वो इसलिए कि मैं थोड़ी सेहत की बात करता हूँ, और मेरा एक अंदाज होता है कि कैसे हैं आप और कैसी है आपकी हेल्थ, ये कीजिए वो कीजिए, रखिए अपने आप को फिट फाट चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त, ताकि जिंदगी का मजा उठा सकें और मजा उठा सकें हमारे कार्यक्रमों का भी। तो कुछ कुछ जाने कुछ अनजाने लेकर गीत पुराने हम हाजिर हैं। कार्यक्रम वही
आपका मन में भूले बिसरे गीत। वाह वाह वाह, ये मेरा अंदाज। अपना स्टाइल होता है, हर एक का अपना स्टाइल होता है। और आप देख लीजिए, जब आपने शुरुआत की उस वक्त एक माध्यम था रेडियो जी, और था दूरदर्शन शुरू हुआ था, अभी शुरू, लेकिन प्राइवेट चैनल्स की भरमार नहीं थी। अभी देखिए चैलेंजेस हमारे सामने बहुत हैं। एक तो है प्राइवेट रेडियो स्टेशंस, उसके बाद टेलीविजन की इतनी चैनल्स। तो इस सब में आप अपने लिसनर को कैच करने के लिए आपको क्या लगता है कि हम क्या सही डगर पे चल रहे हैं? हम सही डगर पे तो चल ही रहे हैं, क्योंकि जो सही जो श्रोता है हमारा, जो सही लिसनर है, वो इस बात का कायल है कि विविध भारती या आकाशवाणी में जबान का बड़ा ख्याल रखा जाता है। हम एहतराम करते हैं जबान को जी जी, और दूसरी जगहों पर ये बातें बहुत कम होती हैं और वो मतलब एक हद जो है वो लांघ जाते हैं। और कोई श्रोता ये नहीं चाहता है, जो जहां तक मैंने अब तक का मेरा ये सफर रहा है, एक अनुभव रहा है कि रेडियो का जो श्रोता होता है उसको जबान के बारे में, चाहे वो खेतों में काम करने वाला किसान हो या किसी फिल्म का डायरेक्टर हो, क्योंकि आपको बताने में मुझे बड़ा फख्र होता है कि अभी एक विधु विनोद चोपड़ा साहब की एक फिल्म आई थी जो उन्होंने डेडिकेट की थी विविध भारती के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि विविध भारती या आकाशवाणी को चाहने वाले किसान, मजदूर से लेके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर तक के लोग हैं। और हम वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जो तहजीब है उसको जिंदा रखने में अपना बड़ा जबरदस्त योगदान दिया है। ये एजाज हम लोगों को हासिल है, तो ये बड़ी बात है। और मैं समझता हूं कि ये जो छोटे चैनल्स हैं, वो जैसा हम ये कहते हैं कि ये खाने की थाली होती है, उसमें हमारा जो अहम खाना होता है वो अलग होता है, उसके साथ अचार होता है, पापड़ होता है। तो ये अचार पापड़ की तरह है, इनको थोड़ा सा चखिए, खाना तो आपको वही बात आपको आकाशवाणी से ही मिलेगी या विविध भारती से ही मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। कोई ऐसा वाकया जो आप आज भी याद करते हैं? रेडियो में जैसा कि आप जानते हैं वाकयात की कमी नहीं होती। एक ऐसा ही जलसा हो रहा था और अपनी बात कहने के लिए कुछ लोग बहुत सारी बातें कह जाते हैं, अपने मुंह में मियां मिट्ठू बनना वाली बात होती है। तो एक साहब कह रहे थे कि हमने तो ये एजाज हासिल किया है कि फर्स्ट क्लास फर्स्ट में आए हैं, तब कहीं जाके वो हुए हैं और ये हमने ओहदा पाया है। मैंने उन साहब को जवाब देते हुए जब मेरी तकरीर की बारी आई तो मैंने उनको ये कहा कि हमारा काम जो है आपके काम से बिल्कुल जुदा है। आपने एक बार फर्स्ट क्लास फर्स्ट आकर अपना ओहदा पा लिया, लेकिन अशोक सोनावणे को हर प्रोग्राम में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है। वाह वाह। कोई ये नहीं कहेगा कि परसों आपने अच्छा किया था और आज खराब किया, तो आज के लिए माफी नहीं है। बात वही कि ब्रॉडकास्टर को चाहे 30 साल हुए हों, 40 साल हुए हों, पहला दिन हर दिन है उसका। सही बात। हमने भी यही बात अपने मन में बसा के रखी है, हम ब्रॉडकास्टर्स ने, कि जब आप माइक पे आएंगे यूं समझ के आइए कि आपका पहला दिन है। अगर आपने एक बहुत बड़ी इमेज बनाई है, एक दिन आप खराब करेंगे तो क्या करेंगे बाद में। सही बात है। अशोक जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कश्मीर आए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करना। और इस वक्त भी मुझे मन नहीं करता है कि आपको छोड़ूं, क्योंकि मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूं, कितना आसान मोहब्बत का सफर लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस शो की आज जीनत बढ़ाई, शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। इंशाल्लाह वक्त मिला तो और आपके साथ बात करेंगे इंशाल्लाह। और मैं भी आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि मुझ जैसे नाचीज को आपने मौका दिया और आपने मुझे बड़े एहतराम से बुलाया, नवाजिश। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया।